हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में क्रेब साइकिल के बारे में देखा। आज फिर हम थोड़ा बहुत क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में हमने देखा था सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम। ये यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके और जल के साथ क्रिया करके साइट्रिक अम्ल बनाता है। उसके बाद ये साइट्रिक अम्ल एकोनिटाइज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड बनाता है। देन सिस एकोनिटिक अम्ल और जल के साथ सिस एकोनिटाइज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसाइट्रिक एसिड बनाता है और ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन, जल योजन, क्योंकि ये एंजाइम सिस एकोनिटाइज एंजाइम इसमें जल की उपस्थिति में कार्य करता है, जल के एक अणु का उपयोग करता है। उसके बाद आइसोसाइट्रिक अम्ल NAD+ आयन और आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल बनाता है। ये प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटो ग्लूटरिक अम्ल बनाता है। ये प्रोसेस कहलाता है डिकार्बोक्सिलेशन। इन अल्फा कीटो ग्लूटरिक अम्ल फिर NAD+ आयन की उपस्थिति में और कोएंजाइम ए की उपस्थिति में अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, प्लस NADH बनता है और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रिलीज होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए GDP प्लस GDP की और सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पर सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करके सक्सिनिक एसिड बनाता है और यहाँ पर GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ये रिएक्शन कहलाती है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP। उसके बाद सक्सिनिक अम्ल FAD के साथ मिलकर के सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है, प्लस यहाँ से FADH2 रिलीज होता है। उसके बाद फ्यूमेरिक अम्ल फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक अम्ल बनाता है और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये अभिक्रिया हाइड्रेशन कहलाती है। इससे पहले हमने तीसरे स्टेप में हाइड्रेशन पढ़ा था और यहाँ पर फिर से दोबारा हाइड्रेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेलिक अम्ल प्लस NAD, ये मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं और NADH और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रिलीज होता है। इस तरह से ये जो चक्र है क्रेब साइकिल का, जो कि कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये यहाँ से रिपीट होता रहता है। ये यहाँ पर रिएक्शंस हैं जो क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व हुई हैं। एसिटिल कोएंजाइम में प्लस ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल प्लस जल मिलकर के साइट्रिक एसिड और कोएंजाइम में बनाते हैं और रिएक्शन कैटालाइज होती है साइट्रेट सिंथेटेज। साइट्रिक अम्ल सिस एकोनिटिक अम्ल प्लस जल और ये रिएक्शन है एकोनिटेज। इस तरह से जो भी अभी हमने क्रेब साइकिल में देखा सारी रिएक्शंस, उनकी जो ये समरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्रेब साइकिल में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से NADH+ हाइड्रोजन आयन व 2 FADH2 प्राप्त होते हैं। उसमें से प्रत्येक NADH+ हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रवेश कर 3 ATP अणु देता है व FADH2 का प्रत्येक अणु 2 ATP देता है। अतः इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 10 NADH+ हाइड्रोजन आयन 30 ATP अणु देते हैं तथा ट्वाइस FADH2 4 ATP देते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी अणु का सीधे निर्माण होता है, वो क्रेब्स चक्र में 2 एटीपी सीधे बनते हैं। इस प्रकार कुल एक ग्लूकोज अणु से 40 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में काम आते हैं, अतः ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल 38 एटीपी का लाभ होता है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की पूर्ण क्रिया की ये अभिक्रियाएं हैं, जिसमें 38 एटीपी उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एटीपी रिलीज फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जैसा कि हम सेल मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, उसी के थ्रू हम 1 मॉलिक्यूल एटीपी रिलीज फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हमने देखा था। तो ग्लाइकोलाइसिस को प्रारंभ करने के लिए एटीपी का प्रयोग, यहाँ पर कुल एटीपी प्राप्त होते हैं 2 एटीपी अणु सीधे ग्लाइकोलाइसिस में उत्पादित, यहाँ 4 एटीपी और 2 एटीपी, कुल 2 एटीपी। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, NADH अणु पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम के बनने में, यहाँ 2 NADH होते हैं, यहाँ कोई एटीपी नहीं है। क्रेब्स चक्र में एटीपी अणु का सीधा निर्माण क्रेब्स चक्र में, तो सीधे निर्माण के तहत यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। FADH अणु का निर्माण क्रेब्स चक्र में, तो 2 FADH बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो 10 NADH अणु से बने एटीपी, तो 10 गुणा 3 बराबर 30 एटीपी टोटल। और 2 FADH अणु से बने एटीपी, तो 2 गुणा 2 बराबर 4 एटीपी। तो कुल एटीपी बनते हैं इस तरह से 38 एटीपी। तो ग्लूकोज के जो सेल मेटाबॉलिज्म है उसमें टोटल अणु जो बनते हैं, एटीपी बनेंगे, वो हमें 38 एटीपी प्राप्त होंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।